हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स पे रहेगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और जहाँ तक मैंने देखा है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से इस वाले टॉपिक में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये टॉपिक इसलिए फेवरेट है इनका क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स का एक्ट होना है फूड्स पे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन एंजाइम कौन से फूड पे कहाँ पे एक्ट करता है। तो चलिए इसी को आसान बनाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड होते हैं हमारे, और जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए हमारे सेल्स को रीजनरेट होना हो, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो उसमें ये हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो या लिपिड हो, ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। इसको सिंपलर स्ट्रक्चर में चेंज होना होता है ताकि हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर सके फॉर फर्दर प्रोसेसेस के लिए। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको जनरली हम सैकराइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये तो एक स्वीट होते हैं और या तो इसके प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो स्वीट यील्ड देते हैं, इसलिए इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। अब ये पॉलीसैकराइड मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि बहुत सारे सैकराइड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। तो इसको अब कन्वर्ट होना होता है मोनोसैकराइड में। उसके लिए एंजाइम इस पे एक्ट करते हैं, फिर ये चेंज हो जाते हैं मोनोसैकराइड्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीसैकराइड कौन कौन सा है इसमें। तो पॉलीसैकराइड आपने यहाँ पे देखा, पॉलीसैकराइड यहाँ पे हमारा स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है। इनको याद रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पॉलीसैकराइड की एग्जांपल, डाइसैकराइड की एग्जांपल, मोनोसैकराइड की एग्जांपल। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली हमारे मोनोसैकराइड में। ये पॉलीसैकराइड चेंज हो जाता है मोनोसैकराइड्स में। अब जो पॉलीसैकराइड है सबसे पहले डाइसैकराइड में चेंज होगा, जैसे कि माल्टोस, लैक्टोस, सैक्रोज। अब याद कैसे रहेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है MLAS। MLAS मतलब कि MLA होता है ना, कोई MLA आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में MLA जो होगा, MLA साहब, इस तरह से याद रख सकते हो। माल्टोस LA से लैक्टोस, ऐसे सुक्रोज, ठीक, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। उसके बाद मोनोसैकराइड, ये डाइसैकराइड फिर चेंज हो जाते हैं मोनोसैकराइड में। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे हो जाते हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज तीनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीनों कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब कि ये मोनोसैकराइड सिंपल शुगर्स होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं। कैसे याद रखो, GFG, गर्लफ्रेंड जी या गुड फ्रेंड जी, कुछ भी याद रखो। इसलिए मैंने उस दिन ऐसे याद रखा था, आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी तरफ से। GFG यानी कि गर्लफ्रेंड जी या कुछ भी, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसैकराइड्स होते हैं। तो डाइसैकराइड भी आपने याद रखा, माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जो ये पॉलीसैकराइड्स होते हैं ना यहाँ पे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज होना है सिंपल ऑर्गन में, उसके लिए जो एंजाइम लगता है ना उसको हम एमाइलेज कहते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स पे जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम को हम एमाइलेज कहते हैं। इस पॉलीसैकराइड को चेंज करने में इनटू मोनोसैकराइड, उसको एमाइलेज जनरली हम कहते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज हो जाते हैं वो आगे हम वैसे भी देख लेंगे। ये माल्टोस, आइसोमाल्टोस में चेंज हो जाते हैं, सिंपल शुगर्स में चेंज हो जाते हैं ये पॉलीसैकराइड्स पहले, यानी कि ये पहले पॉलीसैकराइड्स चेंज हो जाते हैं डाइसैकराइड्स में, माल्टोस, आइसोमाल्टोस वगैरह वगैरह में चेंज हो जाते हैं। जनरली जो एंजाइम इस पे एक्ट करता है उसको हम एमाइलेज कहते हैं। यहाँ पे मैंने अभी दिया है ये जो डाइसैकराइड है, जैसे अभी पॉलीसैकराइड पहले चेंज हो गया डाइसैकराइड में, जैसे माल्टोस। अब इस माल्टोस पे भी एंजाइम्स लगते हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे, सेम इसी नेम से, माल्टेस एंजाइम से। चेंज किस में हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, हमारा मोनोसैकराइड। चलिए आइसोमाल्टोस क्या है, डाइसैकराइड होगा, तो इस पे कौन सा एंजाइम, आइसोमाल्टेस एंजाइम। आइसोमाल्टेस एंजाइम चेंज किस में होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, हमारा मोनोसैकराइड। इसी तरह से सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, हमारा डाइसैकराइड। एंजाइम को एक्ट करेगा सुक्रेस, ठीक, सुक्रेस चेंज किस में हो गया, ग्लूकोज क्या है हमारा, मोनोसैकराइड। फ्रैक्टोज क्या है हमारा, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से लैक्टोज, कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, लैक्टेस इस पे एंजाइम करेगा। ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चेंज किस में होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है हमारा, मोनोसैकराइड। गैलेक्टोस क्या है हमारा, मोनोसैकराइड।
होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, यानी इतना याद रखें, अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स पे जो भी एंजाइम्स लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है मेन। अब ये डाइसैकराइड पे अलग अलग एंजाइम्स फिर लग जाते हैं। चलिए उसके बाद प्रोटीन्स भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने वैसे भी पढ़ा हुआ है, शॉर्ट्स आप मेरे चैनल पे देख सकते, शॉर्ट वीडियोस मैंने दिया हुआ है इनके रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स वगैरह क्या होते हैं। तो प्रोटीन्स भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हमारी बॉडी ऐसे एब्जॉर्व नहीं कर सकती। एब्जॉर्व तभी होगी जब ये सिंपलर वन में चेंज होंगे। सिंपलर वन में कैसे चेंज होंगे, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जब इस पर एक्ट करेंगे तब ये सिंपलर वन में चेंज होंगे, तो फिर हमारे बॉडी से एब्जॉर्व कर सकेंगी। तो इस प्रोटीन को या तो हमारे अमीनो फाइनल जो इसका रिजल्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, ये अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं या पेप्टाइड्स में चेंज हो जाते हैं। इसमें इसको ज़रूरी चेंज होना होता है ताकि हमारे बॉडी से एब्जॉर्व कर सकें। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जो एंजाइम इस पर एक्ट करते हैं उन एंजाइम्स को हम कहते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। सिन लग जाता है इस पर। एंजाइम्स इस प्रोटीन्स को कन्वर्ट करने में, यानी कि पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं, इस प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलर वन में चेंज करने के लिए ये एंजाइम्स लगते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सिन लगता है इसमें। इतना याद रखें, आगे हम अच्छे से इसको देख लेंगे कौन कहाँ पे एक्ट करता। फिलहाल ब्रीफ में समझा रहा हूँ आपको। ऐसे ही फैट्स भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, इनको ज़रूरी होना होता है कन्वर्ट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, ताकि ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमारी बॉडी से एब्जॉर्व कर सकें। और जो इस फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स इनटू ग्लिसरॉल, उस एंजाइम को हम कहते हैं लाइपेज। अब 3 चीज़ें यहाँ पे हम आपने याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स पे एमाइलेज एंजाइम्स, प्रोटीन्स पे पेप्सिन या ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स एक्ट करती हैं, और फैट्स पे जो एंजाइम्स एक्ट करते हैं वो है लाइपेज एंजाइम्स, फैट्स को डाइजेस्ट करने में। चलिए आगे देखते हैं अब नेक्स्ट। आई होप कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। बकल कैविटी का कॉन्सेप्ट, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो वैसे भी फिर मैं नई वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर अभी कर रहा हूँ। चलिए बकल कैविटी आपने पढ़ा होगा, यानी कि आपकी माउथ कैविटी जैसे आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो। तो वहाँ से आपका बकल कैविटी में सिलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पैरोटाइड ग्लैंड्स होते हैं, सब मैक्सिलियर, सब लिंगुअल ग्लैंड्स आपने पढ़े होंगे, उनको सिलिवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। उस सिलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है वहाँ पे, उस एंजाइम को सिलिवरी एमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं। टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन भी कहते हैं। अब मैंने अभी क्या बोला कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कौन करेगा, फिर एमाइलेज एंजाइम। अब निकलता कौन से, सिलिवरी ग्लैंड से। ये एंजाइम एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे डेफिनेटली। अब जैसे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च हो गया पॉलीसेकेराइड, या ग्लाइकोजन हो गया पॉलीसेकेराइड, इस पे एक्ट करेगा सिलिवरी एमाइलेज। अभी जो एमाइलेज आगा हमने देखा, इसको ये कन्वर्ट करेगा माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्सट्रेंस में ये इसको कन्वर्ट करेगा। ये माल्टोस क्या है, डाइसेकेराइड। अभी हमने देखा डाइसेकेराइड है, लिमिट डेक्सट्रेन ये भी क्या है, डाइसेकेराइड को इसमें इसको कन्वर्ट करता है ये सिलिवरी एमाइलेज। तो यहाँ से बकल कैविटी में ओनली एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता है। अब चलिए उसके बाद इसी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन फिलहाल हम कंटिन्यूसली लेते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स की डाइजेशन कंटिन्यूसली लेते हैं, उसके बाद फैट्स की डाइजेशन। चलिए अब ये फूड, बकल कैविटी में जो फूड कार्बोहाइड्रेट था, उसके बाद ये स्टोमक में चला गया, लेकिन स्टोमक में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जिससे इस कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो सके। तो यहाँ पे जो स्टोमक है, स्टोमक में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता जिससे हमारे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो सके। चलिए आगे ये फूड जाता है, आगे चल के ये आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन में तो आपके इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशंस डालता है। इस पेनक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जिससे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, चाहे वो प्रोटीन्स की हो, चाहे वो लिपिड्स की हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स की हो, DNA RNAs की हो। तो सारे ऐसे एंजाइम्स कौन सिक्रेट करता है, हमारा पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज में और एक एंजाइम होता है जिसको हम पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी कहते हैं। अभी हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं,
अब एमाइलेज मैंने अभी बोला, एमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो डाइजेशन किसकी करता है, कार्बोहाइड्रेट की। तो सेम प्रोसेस ही होगा कि स्टार्च को लेके आ जाएं या ग्लाइकोजन को लेके आ जाएं, उस पर पैनक्रियाटिक एमाइलेज लगेगा, वो इसको कन्वर्ट करेगा माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिडेक्सट्रिन्स में इसको कन्वर्ट करेगा। तो ये आप फ्लो चार्ट अभी देख रहे हैं फिलहाल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद नीचे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि इंटेस्टाइनल जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सकस इंटरकस भी कहते हैं। अभी इंटेस्टाइनल जूसेस कैसे बनते हैं शायद ही आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता दूं। हमारे पास दो ऐसे ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं जिनको हम बर्नर्स ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिब्रिकन, दो ऐसे ग्लैंड्स, इन दोनों की सिक्रीशंस को मिला के एक जूस बनता है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं या सकस इंटरकस भी कहते हैं। इस सकस इंटरकस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो हर एक, चाहे प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, न्यूक्लियोसाइड्स हो, न्यूक्लियोटाइड्स हो, उन पे एक्ट करता है और उनकी डाइजेशन करता है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एमाइलेज भी होता है। अब इंटेस्टाइन से निकला तो इसीलिए इसको इंटेस्टाइनल एमाइलेज कहते हैं। अब सेम एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च या ग्लाइकोजन जो भी होगा उसको इंटेस्टाइनल एमाइलेज इन प्रेजेंस ऑफ इंटेस्टाइनल एमाइलेज वो इसको कन्वर्ट करेगा माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिडेक्सट्रिन्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो ये माल्टोस है, आइसोमाल्टोस है, लिमिडेक्सट्रिन्स हैं, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं फिर इस सकस इंटरकस में वो वाले एंजाइम्स, डाइसैकेराइडेज एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जैसे माल्टेस, आइसोमाल्टेस, लिमिडेक्सट्रेस। तो ये इस माल्टोस को कन्वर्ट करेगा। जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट चेंज हुआ माल्टोस में, अभी माल्टोस चेंज होगा इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेस एंजाइम से, किस में, माल्टेस को कन्वर्ट करेगा ये ग्लूकोज में, तो सिंपलर शुगर में, जो जैसे हमने पहले भी अभी देखा था। अभी ये प्रोसेस यहाँ पे होगा, माल्टोस, आइसोमाल्टोस, सैक्रोस, लैक्टोस। तो इस सकस इंटरकस में ये वाले एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, माल्टेस एंजाइम्स, आइसोमाल्टेस एंजाइम्स, सैक्रेस एंजाइम्स, लैक्टेस एंजाइम्स। इसको ये कन्वर्ट फिर करता है ग्लूकोज फ्रैक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये सकस इंटरकस इस वाले कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट करता है। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, हमारे बकल कैविटी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता है जिससे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स हो सके। अब बकल कैविटी से डायरेक्टली ये प्रोटीन कहाँ पे आ गया, हमारे स्टोमक में। अब इस स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो प्रो एंजाइम्स होते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज पाया जाता है। अब ये प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं, इनको ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक्टिवेटेड अभी नहीं हुए होते हैं, मतलब कि स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं, अभी जागे नहीं हुए होते हैं, इस तरह से समझे। अब वो दो प्रो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इस गैस्ट्रिक जूस में, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम, प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम, दोनों इनएक्टिव, इसलिए प्रो एंजाइम्स कहते हैं। अब क्या होता है कि हमारे इस गैस्ट्रिक जूस में HCl भी पाया जाता है। ये HCl दो काम करता है, एक ये इस सिलिवरी एमाइलेज की सिक्रीशन को बंद कर देता है, दूसरा ये इस इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम में कॉल्ड पेप्सिन एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है। तो हमने अभी देखा कि स्टोमक में दो प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं और गैस्ट्रिक लाइपेज प्लस यानी क्या है HCl, चार चीज़ें, दो प्रो एंजाइम्स, गैस्ट्रिक लाइपेज प्लस HCl पाया जाता है इस गैस्ट्रिक जूस में। अब ये प्रो एंजाइम, एक तो पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ HCl और ये HCl दूसरा काम क्या करता है, इस सिलिवरी एमाइलेज को डीएक्टिवेट कर देता है, बंद कर देता है, इसकी सिक्रीशन को बंद कर देता है। चलो अब ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्ट हो गया एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया एक्टिव एंजाइम। इसी तरह से प्रोरेनिन, अब ये प्रोरेनिन
ये भी क्या है, प्रो एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम है, इसको कन्वर्ट होना है एक्टिव एंजाइम में, तो इस पे भी यह वर्क करता है HCl, या ये जो पेप्सिन अभी एक्टिवेट हुआ इसकी हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, प्रो रेनिन रेनिन में चेंज हो जाता है, या तो इधर HCl या जो अभी पेप्सिन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ वो इसके साथ मिक्स होके इस प्रो रेनिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम रेनिन रेनिन। तो ये वाला स्पेलिंग याद रखें, एक रेनिन हार्मोन सिक्रेट करता है हमारी किडनी, ये वो नहीं है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको कन्वर्ट हमें करना होता है सिंपलर स्ट्रक्चर यानी कि पेप्टून्स में इसको कन्वर्ट करना होता है। अब ये प्रोटीन्स जब हमारी बॉडी में वाटर के साथ मिल जाते हैं, अब ये एक्टिव एंजाइम हो गया ना, यहाँ पे पेप्सिन, पेप्सिन अभी एक्टिवेट हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन ये चेंज हो गया पेप्टून्स में, प्रोटीज। चलिए आगे देखते हैं, अब रेनिन, रेनिन का भी देखते हैं। ये तो हो गया पेप्सिन ने कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन्स को पेप्टून्स में। अब ये प्रो रेनिन जो एक्टिवेट हो गया अभी रेनिन में, ये इसका क्या काम है वो देखते हैं। इसका काम है, हमारे पास एक मिल्क प्रोटीन होता है, उस मिल्क प्रोटीन को हम कैसिन कहते हैं। मिल्क प्रोटीन होता है उसको हम कैसिन कहते हैं, हमारे बॉडी में पाया जाता है, अभी मैं बता दूंगा। अब ये कैसिन चेंज हो जाता है पैराकैसिन में इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, ये रेनिन जो अभी हमने एक्टिवेट एंजाइम किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl और पेप्सिन की वजह से जो एक्टिवेट अभी हुआ। अब उसके बाद ये पैराकैसिनेट फिर से आ जाता है, कैल्शियम के साथ मिल जाता है, यहाँ पे पेप्सिन इस पे एक्ट करेगा, ये इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। अभी कैल्शियम पैराकैसिनेट चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन हार्मोन से पेप्टोनस और कैल्शियम में, यानी कि यहाँ पे भी डाइजेशन हो गई इस मिल्क वाले प्रोटीन कैसिन की इनटू पेप्टोनस में, ये समझाना था। अब असल में ये कैसिन क्या होता है, ये मिल्क प्रोटीन आप देखोगे जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। असल में उनमें ये कैसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये रेनिन वाला एंजाइम पाया जाता है। यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि पेप्सिन, दो ऐसे हार्मोन्स पेप्सिन और रेनिन चेंज करते हैं प्रोटीन्स को इनटू पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में चेंज करते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से याद रहा होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यही प्रोटीन्स नीचे आ जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हम सिक्रीशन रिसीव करते हैं पैनक्रियाज की भी, और हमें पता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो ऑर्गन प्रोड्यूस करता है वो हमारा पैनक्रियाज ही है। पैनक्रियाज में हमारे पास अभी आपने देखा 3 प्रो एंजाइम्स पाए जाते हैं और 3 एक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। प्रो एंजाइम्स का मतलब हो गया कि इनएक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि अभी एक्टिवेटेड नहीं हुए होते हैं, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है, और उसके बगैर 3 और एक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, 3 एक्टिव 3 इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव में आपने देखा होगा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, ये ऐसे 3 एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव हैं, अभी एक्टिवेटेड नहीं हुए हैं। अब देखिए मसला क्या होता, ये जो ट्रिप्सिनोजन है ये कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंट्रोकाइनेस, एंट्रोकाइनेस एंजाइम। एंट्रोकाइनेस एंजाइम कहाँ पे आपने देखा होगा, ये एंट्रोकाइनेस आपका एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं ना, वहाँ पे ये एंजाइम होता है, वो इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम में। एंट्रो रिप्रेजेंट करता है आपकी इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन से निकला हुआ एंजाइम इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। बस इतना ही याद रखना। उसके बाद जो इनएक्टिव एंजाइम दूसरा है हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन, अब ये एक्टिवेट हो गया हमारा ट्रिप्सिन, ये यहाँ पे एक्ट करता है और इस काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में। सेम इसी तरह से जो तीसरा हमारा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस इनएक्टिव एंजाइम है, इन प्रेजेंस ऑफ हमारा एंजाइम लगेगा फिर एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन यहाँ पे भी, और इसको कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सीपेप्टाइडेस से। बस ये चीज़ें मेन आपने याद रखनी है। इससे पहले हमने अभी देखा कि जो स्टोमक में 2 ऐसे इनएक्टिव एंजाइम्स थे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन,
पेप्सिनोजन को कन्वर्ट होना था पेप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और वो कन्वर्ट हो गया पेप्सिन में। इसी तरह से प्रोरेनिन यहाँ पे रेनिन में कन्वर्ट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ इधर पेप्सिन या HCl से ये कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव एंजाइम्स बन जाते हैं। फिर इनकी एक्टिवेशन क्या करते हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं। सेम सिमिलर फॉलो यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये एक्ट करेंगे प्रोटीन्स पे और उनकी डाइजेशन करेंगे। इसी तरह से ये ट्रिप्सिन अब कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में और प्रोटीसेस में। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन भी, जो एक काइमोट्रिप्सिन है, अभी हमने पढ़ा रेनिन, जैसे रेनिन एक्ट करता था कैसिनेट में, पैराकैसिनेट बनाता था, इसी तरह से ये काइमोट्रिप्सिन भी कैसिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा, उसको चेंज करेगा इनटू पैराकैसिनेट में चेंज करेगा। सेम सिमिलर होगा, बस एंजाइम्स की याद रखने हैं, बाकी ये सिमिलर फंक्शन इनकी होती हैं। उसके बाद रह जाता है यहाँ पे हमारा कार्बोक्सीपेप्टाइडेस एक्टिव एंजाइम। ये एक्ट करता है हमारे जो लार्ज पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड्स तो होते हैं लेकिन जो लार्ज पेप्टाइड्स होते हैं उन पे एक्ट करता है और उनको स्मॉलर पेप्टाइड्स में चेंज करता है और फर्दर उसको फिर अमीनो एसिड्स में चेंज करता है। तो यहाँ तक हमने देखा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे होती है। होप यहाँ तक आपको एक रिदम समझ में आ गया होगा कि कैसे हम चल रहे हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं। हमने अभी देखा कि हमारे इंटेस्टाइन में सकस इंटरकस जूस पाया जाता है और एक एंजाइम एंट्रोकाइनेस ऐसा है जो किस में हेल्प हमें करता था, अभी ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करने में, ट्रिप्सिन में यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एमाइनोपेप्टाइडेसिस, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पेप्टाइड्स पे एक्ट करेंगे, स्मॉलर लार्ज पेप्टाइड्स पे एक्ट करेंगे। तो वो सारे एंजाइम्स आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, फिर इन प्रोटीन्स की डाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एमाइनोपेप्टाइडेसिस ये कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स को इनटू एमाइनो, मतलब डाइपेप्टाइड्स, मोनोपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स में इसको चेंज करता है, डाइपेप्टाइड्स में या इसको ये अमीनो एसिड्स में फिर फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम डाइजेशन ऑफ फीड्स। फिर से देखते हैं हमारे बकल कैविटी में फीड्स भी यानी कि फूड का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो बकल कैविटी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, सिर्फ एक है, वो हमने देखा सिल्वर एमाइलेज। तो बकल कैविटी में डाइजेशन ऑफ लिपिड्स नहीं होगी। उसके बाद स्टमक में देखते हैं। स्टमक में हमने पढ़ा दो प्रोएंजाइम्स होते हैं, अभी पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, लेकिन और एक गैस्ट्रिक लाइपिस। लाइपिस मैंने अभी बोला था पहले ही कि लाइपिस ऐसा एंजाइम है जो एक्ट करता है फिर हमारे लिपिड्स पे, फैट्स पे। तो सिम वही रिएक्शन होगी कि लिपिड्स आएंगे, फैट्स आ जाएंगे। ये रहा फैट्स को गैस्ट्रिक लाइपिस इसको करेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज, यानी कि हमारे स्टमक में भी पाया जाता है गैस्ट्रिक लाइपेस एंजाइम। लेकिन ये गैस्ट्रिक लाइपेस सिर्फ प्रेजेंट होता है हम इन्फेंट्स में, ज़्यादातर इन्फेंट्स में पाया जाता है। और जो हमारा मिल्क प्रोटीन कैसिन होता है ना बड़ों में, उसको कन्वर्ट हमारा पेप्सिन ही काम करता है। रेनिन काम करता है इन्फेंट्स में इसको पैराकैसिनेट चेंज करने में, इसलिए रेनिन भी पाया जाता है इन्फेंट्स में, लेकिन बड़ों में ये नहीं पाया जाता। इसी तरह से गैस्ट्रिक लाइपेस भी पाया जाता है इन्फेंट्स में, बड़ों में नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद स्टमक से नीचे आके पेनक्रियाज में हमने देखा अभी पेनक्रियाटिक लाइपेस भी एंजाइम है, सेम सिचुएशन होगी। ये रहा फैट्स, हमारा फैट्स पे एक्ट करेगा पेनक्रियाटिक लाइपेस, इसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल में। इस लाइपेस का दूसरा नाम है, पेनक्रियाटिक लाइपेस का दूसरा नाम है स्टेप्सिन, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज का दूसरा नाम यहाँ पे है एमाइलोप्सिन में भी पूछा जा सकता है। और पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस जैसे कि DNA RNA होता है ना, उनको कन्वर्ट करना पेनक्रियाटिक न्यूक्लियस का काम होता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स को कन्वर्ट करने का काम इसका है। बस उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपने देख लिया। स्टमक के बाद ये फूड हमारा ड्यूडेनम में आ जाएगा। ड्यूडेनम रिसीव करता है सिक्रेशंस फ्रॉम बाइल, और उस बाइल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसमें बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं।
बाइल साल्ट्स की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, और उसमें पाया जाता है बाइल पिगमेंट्स, 2 होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। और कुछ फैटी सब्सटेंसेस उसमें पाए जाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उस बाइल में, और ये हेल्प करते हैं हमारे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट्स की एमल्सिफिकेशन में ये हेल्प करते हैं। अब लास्ट पे एक ओवरव्यू में देना चाहूँगा, जैसे कि हमारी बकल कैविटी है। सबसे पहले इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, और एंजाइम जो इस पे लगता है वो एमाइलेस, यानी कि सिल्वरी एमाइलेस, सिल्वरी ग्लैंड से निकल के सिल्वरी एमाइलेस इस पे एक्ट करके इसको कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिनस में डेक्स्ट्रिनस होता है असल में सेल्यूलोज के, जो सेल्यूलोज पाया जाता है उसके जो छोटे स्मॉलर यूनिट्स होते हैं उनको डेक्स्ट्रिनस कहते हैं। चलिए, उसके बाद फूड आ गया हमारे स्टमक में। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होती कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद पेनक्रियाज पे चलते हैं, तो पेनक्रियाज करता है, इसमें पेनक्रियाटिक लाइपेस होता है एंजाइम, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को करने में पेनक्रियाटिक लाइपेस, यानी कि ये एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे, स्टार्च पे एक्ट करके उसको माल्टोस आइसोमाल्टोस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं ऐसे एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने, जैसे कि इंटेस्टाइनल एमाइलेस पाया जाता है डाइजेशन करने के लिए। इसी तरह से हम फिर से चलते हैं माउथ में। फिर उसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं होगी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद स्टमक में देखते हैं, हाँ यहाँ पे होती हैं, हमने अभी देखा पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम, और रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टोन्स में। उसके बाद देखते हैं हम प्रोटीन्स की डाइजेशन पेनक्रियाज भी करता है, हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पे जो पेनक्रियाज रिलीज करता है इसको हम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, 2 ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये देखें, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टोन्स में। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमने देखा वहाँ पे आपके एमाइनोपेप्टाइडेसिस होते हैं, जैसे कि ये पेप्टाइड चेंज हो गए। अभी हमने देखा ना, प्रोटीन पहले चेंज हो गए पेप्टाइड्स में, उन पेप्टाइड्स को फिर चेंज होना है अमाइनो एसिड्स में। ये लार्जर पेप्टाइड्स होते हैं, इनको स्मॉलर पेप्टाइड्स में चेंज होना है उसके बाद अमाइनो एसिड में। तो वो कौन करता है, यहाँ पे जो एंजाइम्स पाए जाते हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, अमाइनो पेप्टाइडेसिस एंजाइम्स उसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं फैट की डाइजेशन। फैट की डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती, स्टमक में भी हाँ होती है, लेकिन वो बच्चों में पाए जाते हैं। हमने देखा कि गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है स्टमक में, जो लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक, उसके बाद हमने देखा पेनक्रियाज। हाँ, हमने देखा इसमें पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है, वो भी सेम सिचुएशन करेगा, फैटी एसिड चेंज करेगा एंड ग्लिसरॉल को में चेंज करेगा फैट्स को। और फैट्स को डाइजेशन कौन करता है, हमने अभी पढ़ा, सिक्रेशन रिसीव होती हैं हमारी बाइल से भी। बाइल में पिगमेंट होते हैं और साल्ट्स 3 होते हैं, बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल, और कुछ चीज़ें होती हैं जो फैट्स को डाइजेशन में हमारी हेल्प करती हैं। चलिए उसके बाद हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लाइपेसेस पाए जाते हैं जो इनको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो एक ब्रीफ रिव्यू मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने याद रखना है इसको। होप आपको अब कभी भी इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन्स कभी भी